नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का एक बहुत ही शानदार नाटक, बड़ा ही आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नाटक सिंदूर की होली। और ये आज की जो क्लास हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले इस नाटक के ऊपर दो और क्लासेस बनाई जा चुकी हैं, जिसमें जो पहली क्लास बनाई गई थी उसमें हम लोगों ने बात की थी नाटक के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। उसके बाद एक और क्लास बनाई गई, उस पे हम लोगों ने उस क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि नाटक का कथानक क्या है, नाटक में कहानी क्या है। इस तरीके से उस दूसरी क्लास में हम लोगों ने उसके कथानक को पूरा समझा था। आज की ये क्लास इस नाटक की तीसरी और अंतिम क्लास है। इसमें हम लोग बात करेंगे नाटक के जो महत्वपूर्ण संवाद हैं, यानी नाटक के पात्रों के द्वारा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी परीक्षा में एक कथन दे दिया जाता है और आपसे ये प्रश्न किया जाता है कि नाटक में ये कथन किस पात्र के द्वारा बोला गया, या फिर प्रश्न इस तरीके से आता है कि नाटक का ये जो कथन है किस पात्र ने किससे बोला है। तो नाटक के ये जो महत्वपूर्ण संवाद हैं, इन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तीनों अंक में जो जो महत्वपूर्ण संवाद हैं, जो जो महत्वपूर्ण कथन हैं, वो सारे कथन आपको जो है इस क्लास में देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे इस नाटक के बारे में हमारे विद्वानों के मत क्या हैं, कथन क्या हैं, उन्होंने किस तरीके से जो है इसकी आलोचना की है, प्रशंसा की है, समीक्षा की है। तो नाटक के आखिरी में, यानी इस क्लास के आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे विद्वानों के कथन। तो आज की क्लास में हम लोगों को इतना पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो क्लास में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रथम अंक में जो है पात्रों के द्वारा बोले गए महत्वपूर्ण कथनों को। तो पहला कथन है कि आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखाया जाता है। ये कथन किसका है? ये कथन मुरारी लाल के द्वारा बोला जाता है। मनुष्य का स्वार्थ, इसके लिए आदमी क्या नहीं कर डालता, ये भी किसके द्वारा बोला जाता है? मुरारी लाल के द्वारा बोला जाता है। ये जो है कथन आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और ये कथन परीक्षा में पूछा जाए या कि ना पूछा जाए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कथन है, कभी ना कभी जरूर पूछा जा सकता है। कथन ये है कि आजकल का कानून ऐसा ही है, इसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो अपराध करता है, सजा तो कबूल उसकी होती है जो अपराध को छिपाना जानता है। बस यही कानून है। यानी ये कथन है, पहली चीज आप लोग ये याद कर लें कि ये कथन किसका है? मुरारी लाल का है। मुरारी लाल ये कहते हैं कि आजकल का जो कानून है, कानून में सजा उसको नहीं दी जाती जो अपराधी है, जो अपराध करता है, बल्कि सजा तो उसको दी जाती है जो अपराध को छिपाना नहीं जानता। यानी आपको अपने अपराध को बेहतर ढंग से छिपाना आता हो, फिर जो है आपको जो है सजा नहीं मिलेगी इस कानून में। तो ये जो है किसका प्रसिद्ध कथन है? मुरारी लाल का है। इसको आप लोग याद रखना। एक और कथन है मुरारी लाल का कि हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। आपको पता है, जब मैंने अभी आपको पिछली 2 कक्षाओं में बता रखा है कि मुरारी लाल डिप्टी कमिश्नर हैं, तो आपको याद रखना है कि इस नाटक में कानून से संबंधित अगर कोई कथन आता है तो कानून से संबंधित कथन बोलने की संभावना अधिकतम किसकी है? मुरारी लाल की है। तो मुरारी लाल को, जैसे इसमें जो है जो कला से संबंधित, क्योंकि इसमें एक पात्र है मनोरमा, तो जो भी कला से संबंधित कथन इस नाटक से आएंगे, तो कला से संबंधित कथनों को बोलने की अधिकतम प्रायिकता किसकी है? मनोरमा की हो सकती है। तो अगर कला की कोई बात आ जाए तो आप मनोरमा पे टिक करेंगे। अगर कानून की कोई बात बोली जा रही है तो आप सहज ये समझ सकते हैं कि वो जो है मुरारी लाल के द्वारा ही बोला जा सकता है। खैर, मुरारी लाल का ये कथन है कि हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते, हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा। हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर, ये दोबारा रिपीट हो गया है, कथन फिलहाल इतना ही है।
ये जो है इतना दोबारा रिपीट हुआ है। ये कथन आपको याद रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है। कथन क्या है कि हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते, हम लोग का तो काम है केवल कानून की रक्षा, यानी हम लोग मनुष्यों के लिए या उनके अधिकारों के लिए उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कुर्सी पे नहीं बैठते, हम लोग सिर्फ इसके लिए बैठते हैं, सिर्फ इसके लिए काम करते हैं कि कानून की रक्षा हो सके। तो ये जो है दोनों कथन मुरारी लाल के महत्वपूर्ण थे, ये वाला भी और ये वाला भी। बढ़ते हैं आगे। संसार तो ईश्वरमय है, फिर माया कहाँ। ये भी महत्वपूर्ण कथन है। किसका है? चंद्रकला का है। चंद्रकला जो ये कहना चाहती है कि जहाँ पे भाई ईश्वर है वहाँ पे माया नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है, क्योंकि माया तो एक तरीके से ईश्वर का भोजन होती है। जहाँ पे ईश्वर है वो वहाँ पे माया नहीं हो सकती है। तो यही जो है चंद्रकला कह रही है कि अगर संसार ईश्वरमय है तो फिर संसार में माया नहीं है, और अगर संसार में माया है तो फिर ईश्वर के अस्तित्व पे खतरा है। तो हालांकि ये चंद्रकला का महत्वपूर्ण कथन है, आप लोग याद रखें कि संसार तो ईश्वरमय है, फिर माया कहाँ। कमल ताड़ के कीचड़ में उगेगा लेकिन गंगा की बालू में नहीं। ये कथन किसका है? मनोरमा का है। कमल, ये फिर से कथन जो है रिपीट हो गया है। आग के निर्धूम हो जाने पर, निर्धूम मतलब जो है धुएं रहित, धुएं से रहित, आग के निर्धूम हो जाने पर उसकी दाहक शक्ति और भी बढ़ जाती है। ये भी कथन किसका है? मनोरमा का है। समय पर स्वादिष्ट भोजन, सुख की नींद, सुंदर वस्त्र, संसार का सुख तो इन्हीं 3 वस्तुओं में सीमित है। ये भी कथन किसका है? मनोरमा का है। कानून और कला, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि मनोरमा जो है चंद्रकला को उसके घर में चित्रकला सिखाने के लिए आती है, यानी मनोरमा जो है अच्छी चित्रकार है, कला प्रेमी है। तो कला के संबंध में जो भी कथन बोले जाएंगे इस नाटक में वो अमूमन किसके होंगे? मनोरमा के ही होंगे, क्योंकि जो है कला से संबंधित, जो है कला को परखने वाला, जानने वाला, समझने वाला और कला से प्रेम करने वाला नाटक में किरदार यही है। तो कानून और कला का साथ नहीं हो सकता। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। तो ये तो आपके लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है। इसको करते हैं हाईलाइट। आप एक बार जो है मेरे साथ इसको फिर से पढ़िए कि कानून और कला का साथ नहीं हो सकता, क्योंकि कानून तो दंड देगा, कला क्षमा करना जानती है। कानून तो हमेशा संदेह करेगा और कला जो है विश्वास करना जानती है। तो ये भी जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कथन है इस नाटक का। खासकर इतना कि कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी, कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। और ये कथन है किसका? ये कथन मनोरमा का है। याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती। ये भी कथन किसका है? मनोरमा का है। और ये जो है मनोरमा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है कि पुरुष आंख से लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। मृत्युशैया पर भी सुंदर स्त्री उनके लिए सबसे बड़े लोभ की चीज होती है। ये भी मनोरमा का कथन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है। वैधव्य तो मिटेगा नहीं, तलाक का आगमन होगा। अभी तो केवल वैधव्य की समस्या थी, अब तलाक की भी समस्या आ रही है। तलाक की भी समस्या आ रही है। ये भी कथन किसका है? मनोरमा के है। तो मनोरमा का है। तो इस नाटक में मनोरमा के द्वारा बड़े ही शानदार कथन जो है मनोरमा के द्वारा जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने लिखवाए हैं। तो मनोरमा के सारे कथन अमूमन जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं बड़े ही महत्वपूर्ण कथन हैं। इन पे 1-2 बार अपनी दृष्टि डालिए और इनको याद रखिए कि ये कथन किस किस के हैं। फिर अब हम लोग पहुंच जाते हैं दूसरे अंक पे और देखेंगे दूसरे अंक में कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन हैं। तो पहला ही कथन है और मनोरमा का कथन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है। मनोरमा कहती है कि दशाश्वमेध घाट पर भिक्षुओं में एक एक टुकड़े के लिए द्वंद्व चल पड़ता है। वे सभी भूखे रहते हैं, ज्ञान के लिए वहाँ लेस मात्र भी जगह नहीं है। उन्हीं भिक्षुओं की तरह
हो गई है तुम्हारी यह पुरुष जात। तो ये जो है मनोरमा जो है किससे कहती है, मुरारी लाल से कहती है। तो ये कथन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो बना सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती, लेकिन प्रेमी बना लूंगी। ये कथन किसका है, मनोरमा का। किससे, रजनीकांत से। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है। तो ये एक कथन आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट है कि पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है। ये कथन मनोरमा का है और परीक्षा की लिहाज से ये भी एक महत्वपूर्ण कथन है। प्लेटो के प्रजातंत्र में बुद्धि और ज्ञान का कोई स्थान नहीं दिया गया है। ये कथन किसका है, मनोज शंकर का है। तो ये सारे कथन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कथन तो ये जो है दशाश्वमेध घाट वाला था, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों कथन जो है बड़े ही महत्वपूर्ण कथन थे। बढ़ते हैं आगे, कुछ कथनों को और देखते हैं। मनोज शंकर का एक कथन है कि प्रेम करना स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वह प्रेम करती है। प्रेम के लिए ही उसका जन्म होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है। अब तक आपने जितने कथन पढ़े हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कथन है अब तक का। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है। मनोज शंकर के द्वारा ये कथन बोला जाता है कि प्रेम करना स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं है। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए की जाती है क्योंकि वह प्रेम करती है। प्रेम के लिए ही उसका जन्म होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है। मनोज शंकर का एक और कथन है कि प्रेम वकील से राय लेकर या फिर जज से अधिकार पत्र लेकर तो नहीं किया जाता। जो बात स्वतः स्वभाव है, प्रकृति है, वह तो चरित्र का गुण है, अवगुण नहीं। ये जो है मनोज शंकर के द्वारा कथन बोला जाता है। एक कथन आपके लिए और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आता है कि आर्य विधवा से बढ़कर कविता और दर्शन नहीं मिलेगा। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा शानदार कथन है कि आर्य विधवा से बढ़कर कविता और दर्शन कहीं नहीं मिलेगा। और ये कथन किसके द्वारा बोला जाता है, मनोरमा के द्वारा ये कथन बोला जाता है। तृतीय अंक में दो कथन। स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व में, क्या पश्चिम में, क्या देश में, क्या विदेश में। कथन किसके द्वारा बोला जाता है, चंद्रकला के द्वारा बोला जाता है। अराजकता संभव है कुछ समय के लिए अव्यवस्था मिटा दे, लेकिन स्वतः व्यवस्था नहीं हो सकती। ये कथन किसके द्वारा बोला जाता है, मनोरमा के द्वारा बोला जाता है। तो इस नाटक के ये कुछ महत्वपूर्ण कथन थे। इन पे जो है आप एक दो बार दृष्टि डालिए, इनको जो है समझिए, मस्तिष्क में बिठाइए और रट लीजिए, ताकि अगर कथन से कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका वो क्वेश्चन गलत ना होने पाए। अब हम लोग जो है बात करेंगे इस नाटक के बारे में विद्वानों ने क्या क्या कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का पहला कथन है कि पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटकों के द्वारा स्त्रियों की स्थिति आदि कुछ सामाजिक प्रश्न या समस्याएं तो सामने रखी ही हैं। यूरोप में प्रवर्तित यथा तथ्यवाद का वह खरा रूप भी दिखाने का प्रयत्न किया है, जिसमें झूठी भावुकता और मार्मिकता से पीछा छुड़ाकर न प्रति अपने वास्तविक रूप में सामने लाई जाती है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद का कथन है कि चंद्रकला नए विचारों वाली परिवार में जन्मी है, उसने नई शिक्षा पाई है और नए युग की चेतना में उसका संस्कार हुआ है। ये कथन किसका है, विश्वनाथ प्रसाद का है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण भारद्वाज के द्वारा एक कथन बोला जाता है कि चंद्रकला ने सिंदूर की होली खेली है, उसने सच्चे मन और आत्मा से अपने आप को समर्पित किया है। तो ये तीन कथन थे, महत्वपूर्ण कथन थे। इन पे भी एक बार आप अपनी दृष्टि डाल लीजिए, हो सके तो इनको जो है याद रखिए। तो ये थी आज की आपकी क्लास। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। यहीं पे आपका ये पूरा नाटक समाप्त हो जाता है, जो कि 3 पार्टों में आपको पढ़ाया गया है। अगर आपको वो 2 शेष पार्ट चाहिए जो इससे पहले हम लोगों ने इस नाटक के लिए पढ़े थे, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे जो है
नाटक नेट JRF के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ से जाके आप उन नाटक के शेष 2 भागों को भी देख सकते हैं। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर कोई क्लास आपके लिए बनाई जाए, चैनल पे डाली जाए, तो आप तक वो पहुंच सके। आप जो है इस चैनल को अपना माध्यम बनाइए, अच्छा पढ़िए, बेहतर पढ़िए, सफल होइए। धन्यवाद, नमस्कार।